चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में ईडी का एक्शन जारी है। वहां से लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की छापेमारी में जो रकम पकड़ी गई है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर झारखंड में जो पैसा निकला उस पर क्या कुछ कहा। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। ये लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है। और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सत्ता प्रक्रिया है, उस पर किसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन, तब उस पर हम बात करेंगे। और मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या अभी अपडेट है? जो छापेमारी हुई है, कितना पैसा अभी तक सामने आ चुका है? देखिए, हालांकि हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि ईडी की तरफ से एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आधिकारिक जानकारी जो है वो मीडिया पर्सन्स को दिया जाए। लेकिन शुरुआती अनुमान में हमें जो समझ में आ रहा है वो 25 से 30 करोड़ के ब्रैकेट में चीजें दिख रही हैं। हालांकि इस मामले में एक बड़ी खबर ये भी कि आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से चुनाव के बीच में इस मुद्दे को उठा लिया है, और ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा हो रहा है बिहार, झारखंड और आसपास के इलाकों में, अगर सही पूछें तो देश भर में। हाँ, एक बड़ी बात है कि कल राहुल गांधी की इसी झारखंड में एक बड़ी जनसभा होनी है, रैली होनी है। अब सबकी नजर इस बात पे टिकी हुई है कि पब्लिक रैली में राहुल गांधी अपने इस नेता की करतूत के बारे में क्या बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो नेताजी हैं, इन्होंने अपने पीएस को, पर्सनल सेक्रेटरी को डिस्कार्ड कर दिया है, पूरी तरीके से मान लें तो डिसओन कर दिया है। वो इतना तक कह दिए हैं कि ये सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी अनुभवों के तहत ही मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैंने इन्हें इनके एक्सपीरियंस के अनुसार में ही रखा था। तो अब ये बड़ी बात है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप प्राइम मिनिस्टर को अभी आपने सुना कि किस तरीके से इस बारे में बोल रहे थे। खुद झारखंड के नेताजी को भी सुना कि ये किस तरीके से ग्रेजुअली डिस्कार्ड कर रहे हैं अपने ही इस व्यक्ति को। तो आने वाले जो 5 चरण के मतदान है, जिसमें कि एक चरण कल है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गया। चलिए अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, इसी खबर पर हम लौटेंगे, लेकिन पहले जरा नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक हैं एमडीएच, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। झारखंड में कई जगहों पर ईडी की रेड। मंत्री आलमगीर आलम ने कि पीएस के नौकर पर कार्रवाई। छापेमारी में नौकर के घर से 30 करोड़ कैश मिलने का अनुमान। नीट यूजी पेपर लीक केस में पटना पुलिस का लगातार एक्शन जारी। गोपनीय सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज।
पीओके पर भारत के दावे को लेकर फारूक अब्दुल्ला का फिर सामने आया पाकिस्तान प्रेम। कहा पाकिस्तान ने नहीं पहन रखी चूड़ियां, उसके पास परमाणु बम है। योगी का पलटवार, बोले आतंकवाद को बढ़ावा देता है विपक्ष। शहीद जवान विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर पहुंचा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा। पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। पुंछ हमले को लेकर सेना ने जारी किए 2 आतंकियों के स्केच। जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। करीब 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। तो चलिए झारखंड की खबर पर आते हैं। झारखंड में लगभग 30 करोड़ रुपए का अनुमान के मुताबिक 30 करोड़ रुपया मिला है पीएस के नौकर के घर से। आलमगीर आलम वहां पर एक मंत्री हैं और उनके एक पीएस संजीव, उनके नौकर के घर पर ये छापेमारी हुई जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अभी हालांकि आधिकारिक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कितना रुपया ये है। अभी गिनती जारी है यहाँ पर नोटों की, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक लगभग 25 से 30 करोड़ रुपया ये होने का अनुमान बताया जा रहा है। अभिषेक चंद्रा मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी बने हुए हैं लाइव। अभिषेक, अभी तक कोई बयान आधिकारिक नहीं आया है ईडी के अधिकारियों की तरफ से। कितने लोग यहाँ पर लगाए गए हैं जो इस समय ये छापेमारी में शामिल हैं या नोटों को गिनने का काम कर रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो हालांकि हमें भी आधिकारिक एक स्टेटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें सेंट्रल एजेंसीज, झारखंड की लोकल पुलिस जो है, रांची की पुलिस और के करीब 6 पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वो लगी हुई है। और सुबह से लगातार, एक तड़के से ही लगातार ये खबरें आ रही हैं। और 500-500 रुपए के जिस तरीके से नोट्स लगातार कैश काउंटिंग मशीन के माध्यम से गिने जा रहे हैं, इसमें एक अनुमानित राशि जो है लगभग 30 करोड़ रुपए की फिलहाल शुरुआती आकलन में बताए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आलमगीर आलम ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को डिस्कार्ड कर दिया है। एक तरीके से समझें तो वो उन्हें नहीं जानते हैं, ये वाला रवैया अपना लिया है। उन्होंने कहा कि पर्सनल सेक्रेटरी एक सरकारी व्यक्ति होता है और उनके अनुभव के अनुसार ही हम लोगों ने इनको हायर किया था। तो ये एक बड़ी चीजें हैं कि है। और फिलहाल अपडेट यही है कि तमाम जो कैश काउंटिंग मशीन्स होती हैं, कैश काउंटिंग डिवाइसेस होते हैं, उनसे लगातार नोटों की गिनती जो है वो जारी है। बड़ी संख्या में जो है वो नोट मिल रहे हैं। एक अनुमानित राशि फिलहाल हम 30 करोड़ रुपए की मान के चल रहे हैं। और एक स्टेटमेंट जो है फिलहाल रांची से हमें इंतजार है कि रांची से क्या कुछ जो है ये कहा जाता है। लेकिन फिलहाल आलमगीर आलम ने इस तरीके का बयान दिया है पीटीआई और एएनआई एजेंसी को कि ये जो इनके संजीव थे पर्सनल सेक्रेटरी, वो एक केवल सरकारी माध्यम से और सरकारी अनुभव के अनुसार ही उन्हें नौकरी पर रखा गया। अभिषेक, मैं आऊंगा आपसे और अपडेट लेने, आप बने रहिए मेरे साथ। एके मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एके मिश्रा जी, जब ये छापेमारी हो रही है और चुनाव चल रहे हैं, आपको क्या लगता है राजनीतिक रूप से क्या असर पड़ेगा इस छापेमारी पर, इस बरामदगी पर? देखिए, ये जो छापेमारी चलती है, एक थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि एक आदमी पूरी जिंदगी जब कमाई करता है तो 1 करोड़ रुपए उसकी पूरी जिंदगी की तनख्वाह होती है। यहाँ 15,000 रुपए पाने वाला आदमी 30 करोड़ लेके बैठा हुआ है। अभी आगे कितना होगा पता नहीं, किन किन अड्डों से निकलेगा। ये छापेमारी बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस वे पे चलती रहनी चाहिए, सरकार चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो। ये इंटेलेक्चुअल लोगों की, ये योग्य लोगों का हक मार करके ये लोग बैठे हैं। और मैं ये बोलता हूं कि जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी नेता है, इसका राजनीति से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। ये करप्शन का बहुत गंभीर मामला राजनीति से इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में क्या कहता है जो चुनावी कानून है, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। चुनावी कानून के तहत क्या जब चुनाव चल रहे हों तो क्या ईडी सीबीआई इस तरह के करप्शन केसेस को उजागर कर सकती है? नहीं, बिल्कुल कर सकती है। देखिए, ईडी सीबीआई पुलिस कोर्ट कचहरी चुनावी माहौल में जब डेट डिक्लेयर हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल और ये सारी चीजें बंद, कोई काम नहीं होगा। क्या पुलिस के ऊपर कोई रोक लगती है?
ईडी और सीबीआई भी उसी तरीके की जांच एजेंसी है, तो इनके डे टू डे एक्टिविटी पे इलेक्शन नोटिफिकेशन का कोई असर नहीं पड़ता है। जो आचार संहिता लगती है उसका कुछ एक रिस्ट्रिक्शन पॉलिटिकल पार्टियों पे लगता है कि बहुत सारी चीजें आप एक सीमा के बाहर जाके नहीं कर सकते हैं। अब इसका चुनावी फायदा नुकसान क्या होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी या बीजेपी का हमेशा से ये मुद्दा रहा है और विपक्ष आरोप लगाती रही कि भाई ईडी सीबीआई का यूज कर रहे हैं। उनका मुद्दा ये रहा है कि हम हमेशा से ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये एक ज्वलंत उदाहरण बनेगा कि हमने रोका नहीं है। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हम अपने जो है सिद्धांतों से डिगे नहीं है। और कांग्रेस को जवाब देना या विपक्ष को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी आपके रिपोर्टर साहब बता रहे थे कि उन्होंने डिसओन करना शुरू कर दिया। मतलब इतना भारी पड़ रहा है कि डिसओन करना पड़ रहा है उस चीज को। भैया हम तो इस आदमी को जानते ही नहीं है। ये कार्रवाई दिन रात, इस तरह की कार्रवाई जो सुरक्षा से, भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, दिन रात 24 घंटे चलती रहनी चाहिए, निरापद तरीके से चलती रहनी चाहिए, आम आदमी के फायदे में चलती रहनी चाहिए। ठीक है, बेशक चलती रहनी चाहिए और भ्रष्टाचार जहां कहीं भी हो उसको उजागर होना चाहिए, और भ्रष्टाचार किसी भी रूप में हो उसको उजागर होना चाहिए। इस बात से मैं आपकी सहमति रखता हूं। हिमांशु भट्ट जी, टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई जो सत्ता में हो वो इस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए टाइमिंग को थोड़ा आगे पीछे कर सकता है? पता पहले से होगा ईडी को, लेकिन रुकवा दिया गया कि जब चुनाव हो तब करना ये सब। देखिए, ये लोकशाही है और यहाँ पर जैसे मिश्रा जी ने बताया, एजेंसीज अपना काम करती है, करती रहे। आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, उस वक्त भी इस राज्य के अंदर से कितने 500 करोड़ मिले थे किसी के घर से जी। वो कौन से राजकीय पक्ष के थे, वो तो मैं नाम नहीं लूंगा। चलिए, यहाँ पर भी ये प्रधान साहब बोल रहे हैं कि हम इनको जानते नहीं, सरकारी मुलाजिम था। अगर इनकी बात सच है तो ये सरकारी मुलाजिम के पास 30 करोड़ रुपए आए कैसे? ये बड़ा सवाल पैदा हो जाता है ना। तो इसकी तह तक तो जाना होगा। और 15,000 रुपए कमाने वाले इंसान के पास घर में कैश आपको 25-30 करोड़ रुपए मिल जाए, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे और आपके घर में कभी 50,000 से ज्यादा मिलेंगे? 2-4 लाख से ज्यादा मिलेंगे? बहुत से बहुत हो गया, घर में कोई प्रसंग हो, शादी हो, ये हो, तो शायद इतने पैसे होंगे। क्या हमने कभी देखे इतने पैसे? इसका मतलब क्या हो गया कि भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते रहे हैं, सरकार जो कहती रही है कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, तो काम तो निरंतर हो रहा है। और एक तरफ आप ईडी और सीबीआई के सामने उंगली फेर रहे हो कि भाई ये तो हमें तंग करने के लिए है, विपक्ष को तंग करने के लिए है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाजपा की सरकार थी, अभी वो लोग ऐसा बोलेंगे कि उन्होंने जानबूझ के वहां पर छापे नहीं मारे, वहां भी बहुत मिल जाएंगे। जी, लेकिन मसला ये है कि सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन और सब एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं। ये कैसी सरकार है? तो करिए ना भैया। कांग्रेस पार्टी कह रही भ्रष्टाचार बीजेपी ने भी किया, इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में किया। अभी देखिए भैया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात है ना, वहां तो बहुत स्पष्ट रूप से है कि ए आदमी ने बी पार्टी को इतना पैसा दिया। क्यों दिया? यहां तो ये पैसा किसका है उसी का पता नहीं चल रहा, और पैसा एक ऐसे मुलाजिम के पास कैसे आया उसका भी पता नहीं चल रहा। अभी तो एक दूसरे के ऊपर उंगली चीत रहे हैं सब लोग। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को इसके साथ में मत जोड़िए भाई साहब। जहां कैश मिलता है, जहां कैशों का ढेर मिलता है जी, मेरा तो ये सुझाव है। लेकिन मसला यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भी शायद उजागर नहीं हो पाता अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो। नहीं, वो भी नहीं पता चलता कि किसने किसको पैसे दिए। चलो वो तो खैर पता चल गया, मगर वो तो दूध का दूध पानी का पानी सामने है ना कि ए पार्टी ने बी पार्टी को दिया, वो तो सबको पता है। यहां तो ये 25-30 करोड़ रुपए है किसके? क्या इसको ऑन करेगा कोई? जी, देखिए मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं? पैसे है। देखिए, सवाल वहां पर है। मेरा तो एक सुझाव है सीधा साधा भैया, और ये बहुत बहुत महत्व का बात है। ऐसे जो भी पैसे पकड़े जाए, किसी भी राजकीय पक्ष के हो, किसी भी आदमी के हो, अनअकाउंटेड मनी जो भी पकड़ा जाए वो राष्ट्रीय सुरक्षा दलों के फंड में डाल दो, डिफेंस के बजट में डाल दो। नहीं, चलिए वो तो अब सरकार देखेगी कि कहां डालना है। सरकार
हाँ, तो सरकार पहले का पता काम तो है ये लगाओ ना ये पैसे किसके हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड से इसको मत जोड़िए भाई साहब। ठीक है, चलिए इलेक्टोरल AK मिश्रा बॉन्ड जी, बहुत सीधी सादी बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड से ना जोड़ें इसको, ये भट्ट साहब इसको कह ना रहे जोड़े, हैं। इलेक्टोरल कैश बॉन्ड से बिल्कुल जोड़े। अलग चीज है। हाँ, वो अलग चीज है। ठीक है, कैसे है अलग, अलग- जरा AK मिश्रा जी बताइए। आप तरीका अनम्यूट था। कर लीजिए। अच्छा, एक जी, मिनट। बताएं। नहीं, मैं अनम्यूट हूँ सर। जी जी बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक अलग तरीका था, लीगलाइज्ड तरीका था। उसमें पार्टी ए RBI या SBI से पहले बॉन्ड खरीदती थी, पूरी लिखा पढ़ी होती थी, और फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में बैंक के थ्रू वो पैसा जाता था। यानी वो बॉन्ड लेके जाओ, वो इन कैश करा लो। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनअकाउंटेड था, वो पूरी डिटेल, किस डेट को किसने कितना दिया, ठीक है, हाँ, लेकिन पूरी डिटेल अनअकाउंटेड रहती था, थी। लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कौन किसको नहीं, दे अब रहा बात है। सुनिए। नहीं 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 नहीं, बात वो तो सुनिए, आगे सुप्रीम सुन कोर्ट ने लीजिए। कहा कि भाई डेटा आप रिलीज करें तब पता लग पाया। अरे बात सुन लीजिए ना सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो गवर्नमेंट के नॉलेज में था, SBI RBI के नॉलेज में है, तो मतलब गवर्नमेंट के नॉलेज में है। कांग्रेस के नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, तो हमने RTI लगाई, हम कोर्ट गए, वो बात दूसरी है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी के नॉलेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहे। दूसरी चीज, इस इलेक्टोरल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को भी रहती है। उसके पीछे कारण है, हर पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट होता है। कांग्रेस को अभी जुर्माना लगा ऑडिट में, कुछ लेट लतीफी हेराफेरी करने के लिए। जब ऑडिट होती है तो पॉलिटिकल पार्टियां ऑडिट में कितना चंदा आया ये भी देती हैं। यानी लेने वाले देने वाले RBI और उसके साथ साथ पॉलिटिकल देखिए, ये इसमें इलेक्शन बहुत सारे कमीशन को भी लूप होल्स जानकारी है। हैं मिश्रा जी, इसमें बहुत सारे लूप होल्स है, क्योंकि जब मामला ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का खुला तो उसमें यह भी खुलकर आया कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो घाटे में चल रही थी और उन्होंने बहुत ज्यादा चंदा दिया। कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिनके ऊपर ED CBI लगी हुई थी, उन्होंने चंदा दिया। तो ये सब चीजें खुल के आई, तब यहां शक पैदा होता है ना। नहीं नहीं, देखिए, ED CBI ने जाके क्या बोला होगा कि आप चंदा दो, नहीं तो हम आपको, अब विपक्ष के प्रेजेंट करने का, पक्ष विपक्ष के आरोप लगाने का ये तरीका होता है। अभी एक कांग्रेस की प्रवक्ता मैं वो उनकी लाइव PC चल रही है। देखिए, इसका हमें तो प्रोसीजर से मतलब है सर। हमारे कहने का मतलब, उसने पैसा कहां से इकट्ठा किया, देने वाली पार्टी ने, इलेक्टोरल बॉन्ड में पार्टी ने, ये जांच का विषय हो सकता है, जो कि अलग होगा कि ED CBI इनकम टैक्स उनको पूछे कि भाई तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ये भी नहीं है कि ब्लैक मनी या उल्टी सीधी मनी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। तो कैश में उन्होंने दिया नहीं। हाँ, इनकम टैक्स को अगर डाउट होता है तो वो ये पूछ सकता है कि भाई तुम्हारा टर्नओवर तो 10 करोड़ है, तो तुमने 50 करोड़ रुपए चंदा कहां से दे दिया, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो एक अलग जांच का मुद्दा है। लेकिन ये बोलना कि उसी इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो ममता दीदी को भी मिले हैं, कांग्रेस को भी कुछ पैसे मिले हैं। मैं तो यहाँ पर ये बात कह रहा ज्यादा। हूँ कि अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से भ्रष्टाचार की परिभाषाएं सभी राजनीतिक नहीं दलों नहीं, की ऐसा हैं। नहीं है, शायद ऐसा नहीं है। चलिए, देखिए एंकर ठीक है, महोदय, मैं दूसरे टॉपिक पर आऊंगा। मैं थोड़ा सा अपडेट अभिषेक से ले लेता हूँ। अभिषेक, ये ED कब तक ये पूरा क्लियर कर देगी कि कितना ये पैसा है, और कब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अभी? देखिए, दो चीजें हैं। एक फॉर्मेलिटी की तहत है, चूंकि अभी देश में चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है, तो जो भी चीजें हैं ये रांची के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिल्ली के चुनाव आयोग जाएंगी। और अनटिल एंड अनलेस चुनाव आयोग कोई फैसला कर पाता है, तब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि इस बाबत जो है वो प्रेस को इन्फॉर्म करे। तो ये एक फॉर्मल जो तरीका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रांची के माध्यम से दिल्ली के इलेक्शन कमीशन तक, फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फाइनल नोट की जरूरत है। ये इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा बैठेगा और उसके बाद ही जो चीजें हैं उसके बाद ही, मतलब कि क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है, तो इस बात का इंतजार अब अशोक रोड से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है। लेकिन हाँ, इस बाबत जो है सूचना देंगे रांची के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही या सीनियर SP ही। तो फिलहाल इस बात का इंतजार और सस्पेंस दोनों बना हुआ है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, और आप हिमांशु जी और AK मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक और विषय पर आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे।